जिसे गांधी का उत्तराधिकारी कहा गया, जिसे भारत का अध्यापक भी कहा गया और जिसने अहिंसा के रास्ते ही आंदोलनों में क्रांति लाने में सफलता पाई। आज बात उसी शख्सियत की करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक की विशेष पेशकश भारत रत्न देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। हम इस एपिसोड में बात करेंगे भूदान आंदोलन के हीरो, अंतरराष्ट्रीय रमन मैग्सेसे पुरस्कार के पहले विजेता और भारत रत्न विनोबा भावे की। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एक गांव है गागोदा और यही रहते थे नरहरि भावे और रुक्मणी बाई। नरहरि की रुचि रसायन विज्ञान में जबरदस्त तरीके से थी और रुक्मणी बाई भी बहुत भक्ति भाव में डूबी रहने वाली महिला। इसी परिवार में साल 1895 11 सितंबर को विनोबा का जन्म हुआ। वैसे उनका जो मूल नाम था वो विनायक नरहरि भावे था। मां उन्हें प्यार से विनया कहकर बुलाती। विनोबा के अलावा रुक्मणी बाई के दो और बेटे थे, वाल्कोबा और शिवाजी। बचपन उनका बहुत शालीनता से गुजरा क्योंकि वो भी अपनी मां पर गए थे। ना रोना ना शैतानी करना। मां जो कुछ भी खाने को परोसती विनया वैसे ही खा लेता। विनोबा भावे के पिता एक बहुत ही अच्छे बुनकर बताए जाते थे और उनकी माता एक धार्मिक महिला थी। इनके पिता काम की वजह से बाहर ही ज्यादा रहते थे। इस वजह से इनका जो लालन पालन हुआ है वो इनके दादाजी के सानिध्य में हुआ है और उनकी मां बहुत सक्रिय भूमिका इनके जीवन में निभाती रहीं। विनोबा अपनी माता से बहुत प्रभावित थे। यही कारण है कि उन्हें छोटी सी उम्र में भगवत गीता जैसे ग्रंथ का ज्ञान तक हासिल कर लिया और उसके सार को जीवन में आत्मसात भी करना शुरू किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जारी थी और इसी दौरान उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी के दिए भाषण के हिस्से अखबार में पढ़े। बस फिर क्या था, जीवन में मोड़ आ गया। विनोबा भावे और गांधी जी की मुलाकात का जो किस्सा है वो बहुत रोचक है। इंसान के जीवन में एक ना एक बार वो वक्त आता ही है जब उसे इस पार या उस पार का रास्ता तय करना पड़ता है। विनोबा के जीवन में भी वो वक्त आ चुका था। अखबार में छपे महात्मा गांधी के भाषण के अंश को पढ़कर विनोबा प्रभावित होते तो हैं, लेकिन उस वक्त वो अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के लिए मुंबई जा रहे थे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने आगे की पढ़ाई से मुंह मोड़ लिया और इसी के बाद कहते हैं कि उन्होंने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा। महात्मा गांधी ने जवाबी पत्र से उन्हें अहमदाबाद के कोचरब आश्रम में मिलने के लिए बुलाया। आचार्य विनोबा भावे महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। वो महात्मा गांधी के आश्रम में होने वाले सभी कार्यक्रमों में बहुत अधिक रुचि रखने लगे। इन कार्यों में पठन पाठन, सामाजिक अवचेतना संबंधी कार्य जैसे सदा होते रहते थे। महात्मा गांधी के सानिध्य में ही वो खादी वस्त्रों के प्रचार प्रसार करने लगे, जो कालांतर में स्वदेशी आंदोलन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। साथ ही जगह पर वो बच्चों को पढ़ाने, आसपास स्वच्छता सफाई रखने के लिए लोगों को जागरूक का काम भी करते। विनोबा तो गांधी जी से प्रभावित थे ही, लेकिन गांधी जी भी उनसे इस हद तक प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने सीजे एंड्रयू को उनके बारे में बताते हुए लिखा था कि यह व्यक्ति आश्रम के चुनिंदा हीरो में से एक है। ये यहां आश्रम में आशीर्वाद लेने नहीं बल्कि खुद आशीर्वाद बनकर आया है। 8 अप्रैल 1921 को विनोबा भावे महात्मा गांधी के कहने पर महाराष्ट्र के एक गांव वर्धा के लिए रवाना हुए। वर्धा में महात्मा गांधी का एक आश्रम चलता था। उसका कार्यभार उन्होंने विनोबा भावे को सौंपा। सन 1923 में उन्होंने महाराष्ट्र धर्म नामक एक मासिक पत्रिका निकालनी शुरू की। इस पत्रिका में वे वेदांत के महत्व और उपयोगिता के ऊपर निबंध लिखते रहे। जब लोगों ने इसे पसंद करना शुरू किया तो यह मासिक पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका के रूप में आने लगी। लोगों को जागरूक करने में यह पत्रिका एक अहम भूमिका निभा रही थी। यह पत्रिका लगातार 3 सालों तक निकलती रही।
साल 1925 में विनोबा भावे की कर्मठता और क्रियाशीलता को देखते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें केरल के एक छोटे से गांव वैकोम भेज दिया। वहां पर हरिजनों को मंदिर में प्रवेश करने पर रोक थी। इस रोक को हटाने और समाज में समानता की भावना लाने के लिए महात्मा गांधी ने जिम्मेदारी विनोबा भावे को दी थी। देश में अंग्रेजों का शासन था। महात्मा गांधी एक तरफ लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वो देश को अंग्रेजी हुकूमतों से आजाद कराने की भी अहिंसक लड़ाई में भी सक्रिय भूमिका अदा कर रहे थे। महात्मा गांधी के इन कार्यों में आचार्य विनोबा भावे भी बराबर के शरीक थे। देश में ना तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी और ना ही अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कुछ भी कहने की। इस भयानक समय में किसी ना किसी को तो आजादी की मांग करनी थी। महात्मा गांधी इस ओर अहिंसात्मक रूप से आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान साल 1920 से साल 1930 के बीच आचार्य को कई बार उनके द्वारा किए जा रहे जागरूकता के कामों को देखते हुए गिरफ्तार तक किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूनाइटेड किंगडम द्वारा भारत देश को जबरन युद्ध में झोंका जा रहा था, जिसका विरुद्ध एक व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया था। इसमें गांधी जी के द्वारा विनोबा को प्रथम सत्याग्रही बनाया गया था। अपना सत्याग्रह शुरू करने से पहले अपने विचार स्पष्ट करते हुए विनोबा ने एक वक्तव्य जारी किया। उसमें उन्होंने कहा, 24 वर्ष पहले ईश्वर के दर्शन की कामना लेकर मैंने अपना घर छोड़ा था। आज तक की मेरी जिंदगी जनता की सेवा में समर्पित रही है, इस दृढ़ विश्वास के साथ कि इनकी सेवा भगवान को पाने का सर्वोत्तम तरीका है। मैं मानता हूं और मेरा अनुभव रहा है कि मैंने गरीबों की जो सेवा की है वो मेरी अपनी सेवा है, गरीबों की नहीं। वो इन गिरफ्तारियों और अंग्रेजी हुकूमत से बिल्कुल भी नहीं डरे और साल 1940 में उन्हें 5 साल की जेल भी हुई। इस जेल की जाने के पीछे की वजह थी अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन। लेकिन वो यहां हार नहीं माने और जेल में ही उन्होंने पढ़ना लिखना आरंभ कर दिया। जेल उनके लिए पढ़ने लिखने की जगह बन गई। उन्होंने जेल में रहते हुए ईशावास्यवृत्ति और स्थिति प्रज्ञ दर्शन नामक 2 पुस्तकों की रचना की। वेल्लोरी जेल में रहने के दौरान उन्होंने दक्षिण भारत की 4 भाषाएं सीखी और लोक नागरिक नामक एक लिपि की रचना की। जेल के दौरान ही उन्होंने जेल में रहते हुए भगवत गीता का मराठी भाषा में रूपांतरण किया और एक सीरीज के माध्यम से समस्त अनुवाद जेल में रहने वाले दूसरे कैदियों में बांटना शुरू कर दिया। यह रूपांतरण बाद में टॉक्स ऑफ द गीता के नाम से प्रकाशित हुआ, जिसका अनुवाद कई भाषाओं में होता है। कई पत्रिकाएं और वेबसाइट कहती हैं कि जेल से छूटने के बाद उनका निश्चय और दृढ़ हो गया। स्वतंत्रता के बाद नेहरू ने उनसे आग्रह किया कि वो कुछ समय शरणार्थियों के साथ बिताएं। जब वो आश्रम लौटे तो विभाजन के घावों को भरने के लिए 1950 की शुरुआत में भावे ने कंचन मुक्ति अभियान शुरू किया, जिसके अंतर्गत सोने या पैसे पर से निर्भरता को समाप्त करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा ऋषि खेती भी शुरू किया गया, जिसमें बैलों का उपयोग नहीं करना और प्राचीन काल के ऋषियों के जैसे खेती करना जैसे कार्यक्रम शामिल थे। विनोबा भावे ने गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए भारतीय समाज में व्याप्त असमानता के खिलाफ संघर्ष किया और हरिजन कहलाने वाले वर्ग को स्नेह और सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किए। महात्मा गांधी की तरह उनका भी ऐसे भारत का सपना था जहां सभी को समान रूप से स्वतंत्रता मिले। उन्होंने गांधी जी के सर्वोदय शब्द को आधार बनाया, जिसका अर्थ होता है सभी का उत्थान। 1950 में सर्वोदय अभियान के अंतर्गत बहुत से कार्यक्रम उन्होंने शुरू किए, जिसमें एक मुख्य कार्यक्रम था भूदान अभियान। दरअसल विनोबा भावे को शंकर राव देव से हैदराबाद के पास शिवरामपल्ली में आयोजित होने वाले दूसरे सर्वोदय सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रण मिला। विनोबा ने सम्मेलन में शामिल होने के लिए वर्धा से पैदल चलकर 300 मील दूर शिवरामपल्ली पहुंचने की घोषणा कर दी। इस कॉन्फ्रेंस के समापन पर उन्होंने तेलंगाना में बिना किसी सुरक्षा के भ्रमण की इच्छा व्यक्त की और 18 अप्रैल 1951 को वो तेलंगाना पहुंचते।
1951 में विनोबा भावे ने दंगों में डूबे तेलंगाना क्षेत्र में शांति यात्रा शुरू कर दी। उस समय उन्हें यह पता नहीं था कि यह यात्रा अहिंसा आंदोलन के इतिहास में एक नई शुरुआत है। 18 अप्रैल 1951 को पोचमपल्ली गांव के हरिजनों ने उनसे आवास के लिए 80 एकड़ जमीन की व्यवस्था करने का आग्रह किया। विनोबा ने इस संदर्भ में गांव के जमींदारों से बात की और हरिजनों के हितों की रक्षा के लिए गांव की कुछ जमीन दान देने की मांग की। और एक जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ जमीन दान देने का प्रस्ताव रख दिया। इस घटना ने भूमिहीनों की समस्या का नया समाधान खोज दिया, जिसे भूदान कहा जाता। इस गांव में हुई घटना से उत्साहित होकर ही भावे ने तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में भूदान आंदोलन शुरू किया। उस समय यह बहुत आश्चर्यजनक था कि जमींदारों ने भूमिहीनों के लिए आवश्यक भूमि को छोड़ दिया। कुछ ने तो गांव वालों को ग्राम दान तक दिया। उड़ीसा और बिहार में उन्होंने 1.6 लाख गांव एकत्र ग्राम दान में दिए। वास्तव में इस घटना ने भारतीय इतिहास में त्याग और अहिंसा का एक नया अध्याय लिख दिया और यह आंदोलन अगले 13 वर्षों तक चला, जिसमें विनोबा भावे ने पूरे देश का भ्रमण किया। इस दौरान 58,751 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की। इस अवधि में उन्होंने 4.4 मिलियन एकड़ भूमि पर अधिग्रहण हासिल किया और इसमें से 1.3 मिलियन भूमि को गरीब एवं भूमि विहीन किसानों में बांट दिया। इस आंदोलन ने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया और इस तरह से त्याग और उदारता की देश के बाहर भी काफी प्रशंसा होती है। भूदान आंदोलन की सफलता के बाद उनके द्वारा समाप्ति दान, श्रमदान, शांति सेना, सर्वोदय पत्र और जीवन दान जैसे कई अन्य अभियान भी चलाए गए। गांधी की तरह ही भावे को भी पदयात्रा का महत्व पता था। उन्होंने जीवन में लगभग 13 साल तक पदयात्राएं की। उन्होंने 12 सितंबर 1951 को पदयात्रा शुरू की थी, जो 10 अप्रैल 1964 को पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद खत्म होती है। विनोबा भावे ने अपने जीवन के अंतिम दिन महाराष्ट्र के पनौर में ब्रह्मा विद्या मंदिर में बिताए थे। उन्होंने समाधि लेते हुए किसी भी तरह का कोई भोजन और दवाई लेना बंद कर दिया था। 15 नवंबर 1982 को विनोबा भावे का निधन हो गया। विनोबा भावे रमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें यह अवार्ड 1958 में मिला था। उन्हें 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न भी दिया गया। उनकी मृत्यु के 1 वर्ष बाद 15 नवंबर 1983 को सरकार ने उन पर पोस्टेज स्टांप भी जारी किया था। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइए। भारत रत्न का ये एपिसोड ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।